नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। फसल कटाई का त्योहार लोहड़ी आज पंजाब और हरियाणा में नई फसल की पूजा करने की परंपरा। यह पर्व सर्दी की लंबी रातों के अंत और गर्मी के लंबी दिनों की शुरुआत का है प्रतीक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी सभी देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं। मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए खादी ग्राम उद्योग आयोग ने मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट की लॉन्च। मधुमक्खी पालकों के द्वार पर ही होगा उनके शहद का प्रसंस्करण। मोबाइल हनी वैन यूनिट से किसानों का बचेगा समय, मिलेगी अच्छी कीमत और शहद की शुद्धता और सर्वोच्च गुणवत्ता होगी सुनिश्चित। बिहार के कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी ने शुरू किया जलकुंभी से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया। किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण, किसानों को कम कीमत में मिलेगी जैविक खाद, जिससे खेतों की बढ़ेगी उर्वरा शक्ति। जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तालाब से सोख लेती है सारी ऑक्सीजन, पर जैविक खाद बनने से मिलेगी राहत। और पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मिट्टी बर्तनों के केंद्रों का किया दौरा। पोंगल के दौरान मिट्टी के बर्तनों की मांग को पूरा करने के लिए कुम्हार करते हैं दिन रात काम। कुम्हारों की मांग उनके लिए हो उचित व्यापार आउटलेट। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। फसल कटाई का त्योहार लोहड़ी आज उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। यह पर्व सर्दी की लंबी रातों के अंत और गर्मी के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। आज से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है। लोहड़ी के अवसर पर आग जलाई जाती है। फसल कटाई से संबद्ध इस उत्सव के अवसर पर मक्का के फूले, मूंगफली, रेवड़ी और गजक पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों में बांटी जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली, बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने लोगों में भाईचारा, उनके जीवन में खुशी और समृद्धि की कामना की है। राष्ट्रपति ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ये सभी त्योहार प्रकृति और कृषि के साथ मानव के अटूट संबंधों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार देश की विविधता में एकता का प्रतीक भी है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोहड़ी के त्योहार पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को हर्षोल्लास के पावन पर्व लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति, उन्नति एवं वैभव लाए। और पुडुचेरी में एक 10 दिवसीय क्राफ्ट बाजार की शुरुआत 10 जनवरी को हुई। प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों के लगभग 100 कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने बुधवार को विलियनपुर में मिट्टी के बर्तनों के एक केंद्र का दौरा किया और कुशल कारीगरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को जाना। कुम्हारों द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य समस्याओं में से एक है रेत की कमी, क्योंकि वे पोंगल के दौरान मिट्टी के बर्तनों की उच्च मांग को पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। कुम्हारों ने यह भी शिकायत की कि उन्हें तैयार बर्तनों की बिक्री के लिए उन्हें सड़क के किनारे रखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास उचित व्यापार आउटलेट नहीं है। उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मिट्टी के बर्तनों पर भी हाथ आजमाए और कहा कि इन कुम्हार परिवारों का मूल कौशल उल्लेखनीय है। उन्होंने जनता से कुम्हार परिवारों को अपना समर्थन और संरक्षण देने की अपील की है। और अब आपको बताएंगे कि जलकुंभी से जैविक खाद कैसे बनाएंगे, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी, बिहार के पिपराकोठी ने शुरू किया है जलकुंभी से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया। क्योंकि जलकुंभी एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। जलकुंभी से जैविक खाद बनाने के लिए किसानों को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जलकुंभी से जैविक खाद बनाया जा सके। जैविक खाद बनाने को लेकर किसानों को प्रशिक्षण देने का काम लगातार किया जा रहा है। पिपराकोठी के दर्जनों किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर जलकुंभी से जैविक खाद बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसका फायदा उनको मिल रहा है। 2 माह में 8 से 10 क्विंटल जैविक खाद तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इससे किसानों को न केवल कम कीमत में खाद मिलती है, बल्कि खेतों की जो उर्वरा शक्ति है उसको भी संरक्षण मिलता है।
10 × 3 × 3 क्यूबिक फीट के एक पिट से 2 माह में 2 क्विंटल जैविक खाद निकाला जा सकता है। जलकुंभी में नाइट्रोजन 2.5%, फास्फोरस 0.5%, पोटेशियम 5.5% व कैल्शियम ऑक्साइड 3% होता है, जो मिट्टी के भौतिक गुणों को बेहतर प्रभाव डालता है। जलकुंभी नाइट्रोजन व पोटेशियम का भी अच्छा वाहक है। जलकुंभी के इतिहास पर नजर डालें तो 1890 में ब्राजील से इसे लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको काफी बढ़ावा मिला और महारानी विक्टोरिया को जलकुंभी का जो नीला फूल बहुत ही पसंद था, इसीलिए देश भर के अलग अलग तालाबों में अलग अलग राज्यों में डाला गया। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तालाब में ज्यादा जलकुंभी होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, रुके हुए पानी में काफी तेजी से फैलता है और पानी से जो ऑक्सीजन है वो खींच लेता है और इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियां मर जाती हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में जलकुंभी से जैविक खाद बनेगी, जिससे ये जो समस्या है उससे निपटारा हो जाएगा। पर अब जलकुंभी से जैविक खाद बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और आइए देखते हैं कि बदलते मौसम के साथ किन सब्जियों पर रखे खास ध्यान। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की खुदाई करें। अदरक के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही मटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान आलू के खेत में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। अभी आलू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में आलू में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहाँ फूलगोभी के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय सरसों के खेत में सिंचाई करें। सरसों के खेत की देखभाल कर सकते हैं। यही किसान बैगन के खेत से खरपतवार निकालें। अरुणाचल प्रदेश में टमाटर के खेत से भी घास फूस निकाल सकते हैं। वहाँ लाल मिर्च के खेत से खरपतवार निकालें। असम में धान की बुवाई करें। किसान आलू की रोपाई कर सकते हैं। आलू के खेत में निराई करें। यहाँ सरसों के खेत में निराई कर लें। अभी फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैगन के खेत में सिंचाई करें। वहीं किसान ब्रोकली के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। असम में आलू के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही गेहूं की बुवाई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। यहीं तिल और लोबिया की बुवाई करते रहें। तिल और लोबिया के खेत में निराई कर सकते हैं। और खादी ग्रामोद्योग आयोग ने स्वीट क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खादी आयोग की एक अनोखी पहल की है। इसके तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है, जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण करती है। हनी वैन इस प्रकार से डिजाइन है कि मधुमक्खी पालकों के द्वार पर ही, यानी कि उनके खेतों के आसपास ही उनकी मधुमक्खी जो है शहद है उसका प्रसंस्करण होगा। वैन जांच प्रयोगशाला से भी सुसज्जित है, जो तत्काल शहद की गुणवत्ता की जांच कर सकती है। मकसद है कि मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देना, किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करना, ताकि मीठी क्रांति से किसानों को उनकी शहद का उचित मूल्य भी मिल सकेगा। मधुमक्खी पालकों को शहद को जो है दूर शहरों में स्थित प्रसंस्करण केंद्रों तक अब ले जाने की जरूरत नहीं है। अब उनके आसपास ये हनी वैन पहुंचेगी और उनके शहद की गुणवत्ता और कीमत दोनों का पता चल जाएगा। साथ ही शहद की शुद्धता तथा सर्वोच्च गुणवत्ता मानकों का भी ये रखरखाव करेगी। गांव के शिक्षित और बेरोजगार युवकों को मधुमक्खी पालन से जोड़ना एक मकसद है। मधुमक्खी पालन के खास बात है कि ये किसानों के अतिरिक्त आय अर्जित करने का एक माध्यम बनेगा। शहद प्रसंस्करण यूनिट छोटे किसानों, मधुमक्खी पालकों के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित होगा। और मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान जैसे जो राज्य हैं, इनको सबसे अधिक लाभ पहुंचेगा। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खादी एवं ग्राम उद्योग के चेयरमैन विनय सक्सेना जी हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट आपने वैन जो लॉन्च की है, इसका मकसद क्या है और जो छोटे किसान हैं उन किसानों को इसका सबसे ज्यादा अधिक फायदा क्या मिल पाएगा? जैसा कि आपको याद होगा, दिसंबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनासकांठा की एक सभा में कहा था कि देश में श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति की भी जरूरत है। जो उनका मकसद था वो ये था कि किसानों को, आदिवासियों को, युवाओं को हनी मिशन से जोड़ा जाए। खादी कमीशन ने अगस्त 2017 में इस योजना को हनी मिशन का नाम दिया और उसे लॉन्च किया। उसके बाद लगभग 1,60,000 बी बॉक्सेस खादी कमीशन अब तक किसानों को, आदिवासियों को और बेरोजगार युवक हैं उनको बांट चुका है, जिससे अभी तक लगभग 14,000 टन हनी का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है जी। एक समस्या जो हमारे किसानों के सामने आ रही थी वो ये थी
कि जब हनी का प्रोडक्शन हो जाता है मधुमक्खी के बॉक्सेस के अंदर, उसको वो उनको ले जाना पड़ता था दूसरे शहरों में प्रोसेसिंग के लिए, बॉटलिंग के लिए, जिससे उनको काफी कीमत चुकानी पड़ती थी। कभी कभी अब उनके शहद को उनको छोड़ कर आना पड़ता था, और जब वो लौट कर आते हैं, उसकी बॉटलिंग करा के लौट कर आते हैं, तो ये देखा गया था कि कभी कभी उसके अंदर जो है वो एडल्ट्रेशन भी पाया गया। तो ये एक ऐसी समस्या थी कि जिसका हल निकालना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। खाद्य कमीशन ने ये फिर डिसाइड किया कि क्यों ना एक मोबाइल वैन को जो है हनी प्रोसेसिंग प्लांट को उस पर लगाया जाए, और वो वैन जो है, जब हमारे किसान या हमारे आदिवासी जहां पर उनके बी बॉक्सेस रखे हैं, वो उनको फोन करके इन्फॉर्म करें, वो वहां पर वैन पहुंचे, उसका प्रोसेसिंग करे और उनको वहीं के वहीं उसका हनी को दे दिया जाए। सर एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगर हम रोजगार की बात करें तो क्या जो गांव में शिक्षित युवा हैं, जो किसान हैं, उनको भी इससे फायदा मिलेगा? क्योंकि जो शहद की कीमत है अब उन्हें आसानी से मिल जाएगी और प्रसंस्करण के लिए उन्हें दूर शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल, उसका मकसद यही था। अभी उसका एक और जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि जो हमारे किसान थे जिनके पास हनी होता था, वो अगर मान लीजिए किसी दूसरे शहर में हनी के प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा पाते थे, तो किसी एजेंट द्वारा या किसी और व्यक्ति ने उस हनी को बहुत सस्ते कीमत पर उससे खरीद लिया जाता था, जिससे किसानों को उनकी जो आय जो होनी चाहिए थी या उस हनी की जो कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के जो हमारा सर्वे हुआ, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक वैन को बनाया जाए और उसे लॉन्च किया जाए, जिससे कि हमारे किसान को उसके दरवाजे पर ही ये सुविधा मिल जाए। अभी जब इसको लॉन्च किया गया है, उसके बाद से जो हनी की जो हमारी वैन है जगह जगह पर जा रही है, और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि इससे किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा जागी है, और अब लोग इससे और जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हनी मिशन देश के लिए बहुत जरूरी है, हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे आदिवासियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हनी मिशन के माध्यम से सिर्फ हनी का ही प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अन्य चीजें जो हैं मधुमक्खियां हमें देती हैं, तो उसका भी प्रोडक्शन होता है, तो उनकी उससे आय और बढ़ेगी। सर क्या जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास जमीन बहुत ही कम है, उनके लिए ये ज्यादा मुफीद होगा और अतिरिक्त आय का साधन बनेगा अगर वो मधुमक्खी पालन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर किसान कम से कम जो है वो 10 बी बॉक्सेस को लेकर इस योजना से जुड़े, और मधुमक्खियों के 10 बॉक्स को जो केवीआईसी देती है वो मात्र 6 महीने के अंदर डबल हो जाते हैं, और इससे उनकी आय भी बढ़ती है। तो एक किसान अगर मधुमक्खी के बॉक्सेस का पालन करना शुरू कर देगा, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उसके बहुत सारे फायदे होंगे। पहली बात तो ये कि जो हमारा किसान है, छोटा किसान, उसको जो हनी के प्रोडक्शन से, उसके सेल से फायदा होगा, वो तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो मधुमक्खियां क्रॉस पॉलिनेशन करती हैं, उससे हमारे किसानों के जो आसपास के जो खेत हैं उनमें उपज बढ़ेगी, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए भी कहा जाता है कि मधुमक्खियों का होना बहुत जरूरी है। तो इसके अनेकों फायदे हैं, और इसका अगर ओवरऑल अगर आप फायदा देखें तो सभी को है, एनवायरनमेंट को है, किसानों को है, देश को भी है। सर किन किन राज्यों को फोकस किया गया, और क्या जो इसमें जो महिलाएं हैं वो भी इसकी सहभागी बन सकती हैं, अपनी भूमिका अदा कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपने जो सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो खादी कमीशन का जो हनी मिशन चल रहा है उसमें लगभग 34% महिलाएं हैं जी, और करीब 38% जो हैं वो आदिवासी लोग हैं, और उसमें जो किसान हैं वो सबसे ज्यादा है, वो करीब 62% किसान हैं, जो पूरी मतलब महिलाएं हो या आदिवासी हो, में जो किसान है वो करीब 62%। किसानों के ऊपर इसको बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और इसके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारे युवा अनएम्प्लॉयड यूथ थे जम्मू कश्मीर के जी, उनको हम लोगों ने ट्रेन करके जो बी बॉक्सेस दिए, आज वो हाई एल्टीट्यूड हनी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और उनका हाई एल्टीट्यूड हनी जो है 1000 रुपए केजी तक बिक रहा है, रॉ हनी, और प्रोसेसिंग करने के बाद तो उसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक समय की बेहद कमी। एक लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इससे किसानों का समय भी बचेगा और उनको अपने शहद की कीमत भी ज्यादा मिलेगी, और उन्हें दूर शहरों के जो प्रसंस्करण यूनिट है उनके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे अब? जी हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद ही यही है कि हमारे किसान को कहीं दूर किसी शहर में जाकर अपने हनी की प्रोसेसिंग ना करानी पड़े, उस पे उनका जो खर्चा होता है वो भी उनको बचे, और के साथ साथ
उनके दरवाजे पर हनी को जो प्रोसेस करके दिया जाएगा, तो उनके पास ये गारंटेड हनी होगा कि उनका प्योर हनी। ये भी बहुत बड़ी जरूरी बात है जिसको भी हम लोगों ने करने की कोशिश की है। और इसी वैन के अंदर एक छोटी सी लैब को भी एस्टैब्लिश किया गया है, जिसके अंदर वो टेक्नीशियन उस हनी को टेस्ट करके ये बता देगा कि ये हनी किस क्वालिटी का है। आज हमारा बहुत सा हनी जो है रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज उसके अंदर एडिल्ट्रेशन होता है या कंटेमिनेशन होता है। तो ये एक जो प्रोसेस है, इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स होने वाले हैं और हमारे किसानों को, आदिवासियों को, जो हमारे इन हनी मिशन से जुड़े हुए हैं, उनका इसका बहुत लाभ होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए विनय जी। और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि जो मधुमक्खी पालक किसान हैं उनको आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा, एक अच्छा बाजार मिलेगा और सबसे खास बात है कि उन्हें शहरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। जो हनी वैन है उनके प्रसंस्करण उनके खेतों के पास, उनके पास पहुंचेगी और वहीं पर उनके शहद का प्रसंस्करण किया जाएगा, उसकी गुणवत्ता बताई जाएगी और उसकी कीमत भी बताई जाएगी। और आइए अब देखते हैं कि देश भर के मंडी भाव है उसमें अलग अलग मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वही बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर साल बढ़ रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। वही बात चीनी के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चीनी के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में बुधवार को चीनी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 जनवरी को चीनी का भाव रहा 3,650 रूपए। 12 जनवरी को इसके सौदे 20 रूपए लुढ़क कर 3,630 रूपए पर हुए, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 जनवरी को चीनी 3,680 रूपए पर बिकी। बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 419.25 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान बाजरे की बुवाई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। वहीं बीते कुछ समय से आगे चल रहा बाजरे का रकबा बीते साल के समान चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुवाई 17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुवाई का रकबा 17,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की बिसनगर मंडी में 11 जनवरी को बाजरे का भाव था 1,812 रूपए। 12 जनवरी को इसके भाव में 10 रूपए की नरमी आई और भाव 1,802 रूपए पर आ गया। वहीं कर्नाटक की कुस्तंगी मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 11 जनवरी को यहां बाजरे का भाव था 1,650 रूपए। 12 जनवरी को इसके सौदे 39 रूपए मजबूत होकर 1,679 रूपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 जनवरी को बाजरा 2,400 रूपए पर बिका,
जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 जनवरी को बाजरे का भाव था 1,600 रूपए। 12 जनवरी को इसके सौदों में 150 रूपए की तेजी आई और भाव 1,750 रूपए पर जा पहुँचा। वहीं उत्तर प्रदेश की बबराला मंडी में 11 जनवरी को देसी बाजरे का भाव रहा 1,250 रूपए। 12 जनवरी को इसके भाव में 50 रूपए की गिरावट आई और भाव 1,200 रूपए पर आ गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,250 रूपए प्रति कुंटल तय किया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की MSP 2,150 रूपए प्रति कुंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की MSP 100 रूपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो खेती किसानी के अलावा जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, आइए उसके लिए देखते हैं खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गुरुवार को बातचीत। इससे पहले रविवार को पीएम मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन और जन स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव पर चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर समुचित स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया था और अधिकारियों से कहा था कि वे राज्यों में इस बारे में समन्वय करें। देश में ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित होने की संख्या बढ़कर 5,488 हो गई। अब तक महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,367, जबकि राजस्थान में 792 और दिल्ली में 549 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में 486, कर्नाटक में 479 और पश्चिम बंगाल में 294 केस सामने आए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां अभी तक 275, तेलंगाना में 260 और गुजरात में अब तक 236 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु और हरियाणा में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 100 है। राहत की बात यह है कि 2,162 मरीज ओमिक्रॉन के को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में बढ़त दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,47,417 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस अवधि में 84,825 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 11,17,531 हो गई, जबकि रिकवरी दर 95.59% है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 76 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 154.61 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच दिल्ली में औपचारिक मुक्त व्यापार अनुबंध के लिए वार्ता। इससे दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही का रास्ता साफ होगा। इससे दोनों के बीच अरबों पाउंड का द्विपक्षीय व्यापार भी सुलभ होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव एनी मैरी ट्रेवेलियन की सह अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें अंतरिक्ष सचिव का दायित्व भी दिया गया है। सोमनाथ के शिवन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल इसरो प्रमुख के रूप में कल पूरा हो रहा है। इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव के रूप में श्री सोमनाथ का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के लिए होगा। इसरो अध्यक्ष, अंतरिक्ष सचिव तथा अंतरिक्ष आयोग के प्रमुख का पद सामान्य रूप से एक ही व्यक्ति के पास होता है। सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष होंगे। वो इस समय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार। एडवांस में शादी की मुबारक। देख आपा, तू इतनी तेज मान भाग। मैंने उसे हाँ नहीं कहा अभी। बाबा कुछ बोलिए ना। हाँ बोलिए।
बोलिए ना। वाह, फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है। मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। शोक दुःख निवारिणि हे सर्व मंगल कारिणि हे चंड मुंड विदारिणि तू शुभ निशुभ संहारिणि हे महिष दानव मर्दिनि काली है तू ही कपालिनि हे मातु सृष्टि से जन करे तू ही दानवों का दलन करे। दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है। कण कण में तू ही समाई है, तू ही छाव है, तू ही धूप है। हे सर्वशक्ति नमस्तुते, तू ही योग भक्ति नमस्तुते, 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 नमस्तुते। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या देखिए 24 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आपने तो मेरी वो खुशियां छीन ली, वो ख्वाब छीन लिया जो मैं हमेशा देखता था। तो चुनाव आपको ही लड़ना होगा, और अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो फिर आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। एक तरफ बेटे की खुशी और दूसरी तरफ पति की आज्ञा, फैसला करना बहुत मुश्किल है। जिंदगी का भंवर है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। त्याग तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले, अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश